हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसमें भी जेईई मेन के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है इन अ रिएक्शन 2A is equal to प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन है 2A is equal to प्रोडक्ट, इसमें द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसमें बोलता क्या है कि ये रिएक्शन है, इसमें A का कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर हो जाता है 10 मिनट में। तो बताइए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन है 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इस केस में बोलता है जो इसका A का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 0.5 मोलर। ठीक है, मैं मोलर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो A का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलैरिटी है। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट के बाद 10 मिनट्स के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 0.4 मोलर हो जाता है। ठीक है, तो कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए। तो यहां पे इस पूरे रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dA बाई dt। ठीक है, अब -dA बाई dt ए ही के टर्म में हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा ए का दिया हुआ है, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ए के टर्म में हमने लिखा है। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप इसमें डिफरेंस क्या है, जब पूरे रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो उस केस में हम चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसका कोएफिशिएंट यहां यूज करते हैं और वो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहां मुझे चाहिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू माइनस dA बाई dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये -dA बाई dt क्या है, तो ये चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि रेट ऑफ ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रेट ए का जो रेट होता है इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। ए किस रेट से डिसअपियर कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, -dA बाई dt। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, तो यहां पे आप जान लीजिए रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहां पे जब -dA बाई dt लिख दिया तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि माइनस साइन लगाए, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 0.4 है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 है, और चेंज इन टाइम कितना है, 10 मिनट है। ठीक है, तो अब यहां जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.1 आ जाएगा। रेट निगेटिव में नहीं आना चाहिए, इसलिए निगेटिव यहां पे साइन लगाया हुआ है ताकि जो रेट आ जाए वो पॉजिटिव आ जाए। ये कितना आ गया, 0.01 मोलर पर मिनट आ गया, पर मिनट आ गया। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आपका आ चुका है। अभी इसके हेल्प से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इस केस में हम लिख सकते हैं, यहां पे कोएफिशिएंट यूज हुआ है और -dA बाई dt, इसका मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और इसका जो वैल्यू है ये 0.01 आ चुका है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 0.005 मोलर पर मिनट आ जाएगा, इतना वैल्यू आएगा। क्लियर है। तो इस चीज से आप एक और पॉइंट नोट कर लें कि जब हम किसी रिएक्टेंट का रेट निकालते हैं तो उसमें उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम सिंपली रेट ऑफ ए लिखेंगे -dA बाई dt।
तो जब हम रिएक्टेंट का रेट लिखते हैं तो उस केस में माइनस साइन लगता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और जब चेंज इन कंसंट्रेशन लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए वहां पर माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट के केस में अगर हम यूज करेंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस डीपी बाई डी होगा, प्लस होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट यूज नहीं होगा अगर हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट निकालते हैं तब। लेकिन जब हम पूरे रिएक्शन का रेट निकालते हैं, इस पूरे रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन -1/2, तो यहाँ जो कोएफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में आ गया और डी ए बाई डी टी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे 1/2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी जो है इसका वैल्यू आ गया 0.01, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, आ गया 0.05 मोलर पर मिनट। तो समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। इस चीज को आप पॉइंट में नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट अकर्स इन अ ब्रेथ एनालाइजर, अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द अल्कोहल लेवल इन अ पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम इज। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ ब्रेथ एनालाइजर, ठीक है, यूज्ड टू डिटरमाइन द अल्कोहल लेवल इन पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम। तो कहता है यहाँ पे ब्रेथ एनालाइजर क्या है। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप जब जानते हैं कि जब जो ट्रैफिक पुलिस होता है जब किसी को ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ता है तो वो एक मशीन जो है अपने आपके माउथ में लगाता है, ठीक है, और वहां पे आपको फूकने के लिए बोलता है। तो आपका क्या होता है कि आपने अल्कोहल कंटेंट की, अल्कोहल आपने कंज्यूम किया है कि नहीं किया है, इस चीज को चेक करने के लिए वो आपको आपके ब्रेथ, जो आपको जो हवा जो आप छोड़ते हैं, इससे वो आपके बॉडी में अल्कोहल कंटेंट को पता करता है, ठीक है। इसी डिवाइस को बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर बोलते हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आपने कितना अल्कोहल कंज्यूम किया है, ठीक है। और वो जो उस ब्रेथ एनालाइजर में जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, यही चीज है बस। अब क्या बोलता है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cr2SO4 होल थ्राइस इज इतना, ठीक है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इस कितना रेट से अपीयर हो रहा है, इसका रेट दे दिया, प्रोडक्ट का रेट दे दिया। तो कहता है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C2H6O, तो इसका कहता है कि इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आप क्या कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन आप इन दोनों के टर्म में आप निकाल दो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या गिवन है ये पहले देखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ये प्रोडक्ट है, तो प्लस डी Cr2SO4 होल थ्राइस बाई dt, ठीक है। ये इसका क्या रेट है, तो 2.67 मोल पर मिनट है। इसको आप मोलैरिटी पर मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने मोल पर मिनट ही लिखा है। तो ये आपको हो गया जो गिवन डाटा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C2H6O। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये है माइनस डी C2 डिसअपियरेंस C2H6O बाई dt, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसको भी निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम इन दोनों के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस, नहीं प्लस नहीं लिखेंगे, वो रिएक्टेंट है ना, तो उसमें लिखेंगे माइनस, माइनस 1/3 डी C2H6O बाई dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2,
ये आपका आ जाएगा, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये है। तो इससे जब हम माइनस डी C2H6O बाई डी टी जब लिखेंगे तो 3 आपको उधर भेज दो। जब 3 उधर भेजेंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा कि यहां पे आ जाएगा 3/2 into the DCr2SO4 whole thrice by dt, ठीक है। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं प्लस 3/2 D Cr2 SO4 whole thrice by dt, ठीक है। ये निकालना है मुझे। और यहाँ पे आपको गिवन में दिया हुआ है कि Cr2SO4 होल थ्राइस का जो रेट है वो कितना है, 2.67 मोल पर लीटर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3/2 लोगे और इसमें 2.67 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2.67 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू जो होगा वो रेट ऑफ C2H6O आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप कैलकुलेट करें, तो इसका कैलकुलेट करने के बाद जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, 4.005 आता है। 4 मोल, क्या है, मोल पर मिनट है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सेम पिछले जैसा ही है, आप देखिए बस यहाँ पे क्या है, रिएक्शन बहुत लंबा चौड़ा सा लिख दिया है, इसमें आप ध्यान देना। इसमें आपको इसका रेट दिया हुआ, इसका रेट निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा और इस रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे -1/3 DCH2O by dt is equal to प्लस हाफ DCr2SO4 होल थ्राइस बाई dt दिया हुआ है। अब मुझे इसका रेट अगर निकालना है तो 3 को मैं उधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2 DCr2O SO4 होल थ्राइस बाई dt, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट कितना दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है 2.67 मोल पर मिनट। तो बस आप क्या करोगे, 3/2 से इसके रेट को मल्टीप्लाई कर दो, 2.67 उसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आपका 4 मोल पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसको आप देख लें एक बार। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए इज इक्वल टू बी, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है। इट वाज फॉर्म्ड एट द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 मोल पर लीटर इन 30 मिनट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है इंक्रीज होता है 0.2 से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा बी, जो बी का जो कंसंट्रेशन है वो कितने से चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2 मोल पर लीटर में हो रहा है। उसके लिए टाइम कितना लगा, चेंज इन टाइम कितना लगा, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से लिख देता हूं। ये है आपका 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट है। तो कहता है द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर पर आवर में देखना है। तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मोल पर लीटर पर आवर में निकालना है, तो आवर में निकालना है, तो इसको जो हम आवर में कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 30 मिनट्स होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ आवर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एवरेज रेट पे। एवरेज रेट, तो एवरेज रेट क्या होगा, प्लस dB बाई dt, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, 0.2 है, और ये कितना हो गया आपका, हाफ हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर पर आवर। क्लियर है,
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमको एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है उसके द्वारा जो रेट निकाला जाता है उसको एवरेज रेट बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट जब पूछेगा तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जब हम रेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और तीसरा इनिशियल रेट होता है, जब रिएक्शन के स्टार्टिंग में जब हम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है एकदम स्टार्टिंग में उस समय, तो जो रेट निकाला इसको इनिशियल रेट बोलते हैं। ये तीन टाइप का रेट होता है, इसमें एवरेज रेट ये है। ठीक है, ये देखिए, ये 2021 का 25 जुलाई का ये आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस 3b प्लस 3/2c इज इक्वल टू 3p। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है इनके बारे में ये आप ये कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो इसमें भी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन का ही एक्सप्रेशन यूज करना है। ये आपको जो रिएक्शन दिया हुआ है इसी से हम क्या करते हैं कि रेट का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब रेट के एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट्स है, तो इसमें क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, माइनस 1/2 dA/dt। ठीक है, ये B के लिए लिखते हैं तो यहां पे हो जाएगा -1/3 dB/dt। C के लिए लिखते हैं तो जब हम 1/3/2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और dC/dt। और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के केस में क्या प्लस साइन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस dP/dt। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं छूट गया यहाँ पे प्लस 1/3। ठीक है, 1/3। अब ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 का है, 3 सितंबर का जो जेईई मेन एग्जाम हुआ था उसमें जो है। ठीक है, ये आपका नीचे लिखा गया है। अब इससे मुझे ये देखना है, तो अब यहाँ पे देखिए ये Na का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ ए, Nb का मतलब मोल्स ऑफ बी, मोल्स के टर्म में लिखा हुआ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ए ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन और प्लस साइन नहीं दिया है तो उसको भी हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है dNA/dt। ठीक है, तो उसके टर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं -dA/dt। और ये जो 2 है ये इधर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे B और C के टर्म है तो P के टर्म में नहीं दिया हुआ है तो P हम यूज नहीं करेंगे। तो 2 जब हम इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3 dB/dt आ जाएगा। और इस केस में क्या आएगा, जब ये 2 उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, -4/3 dC/dt। क्लियर है? ठीक है, यहां से आ गया। अब यहां से हम माइनस साइन आप हटा दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो dNA/dt इज इक्वल टू 2/3 dNB/dt इज इक्वल टू 4/3 dNC/dt। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन को मैंने हटा दिया क्योंकि तीनों में आपका नेगेटिव साइन है, इसलिए तीनों को हटा दिया गया नेगेटिव साइन को। और यहाँ पे dA को मैंने मोल्स के टर्म में डाला है, Na के टर्म में, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B और मोल्स ऑफ C के टर्म में मैंने यहाँ पे किया है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे हम देखेंगे तो dNA/dt 2/3 और 4/c ये आपका सही है। ठीक है, ये रिलेशन आपका सही है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ऐसे भी कर सकता है कि मोल्स के टर्म में क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तब भी सेम ही रहेगा, आप इस टर्म में इसको कैलकुलेट करो, इनके रिलेशंस निकाल दो। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2019 का है,
12 अप्रैल वाला मेंस का है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो NO2 जो रिक्वायर्ड हो रहा है ये किससे बन रहा है, N2O5 के डीकम्पोजिशन के बन से हो रहा है। यहाँ पे देखिए N2O5 का डीकम्पोजिशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 और ये O2 बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 3 मोल पर लीटर एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, तो कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, तो सिंपल सा चीज है, ये रिएक्टेंट का इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये कितना है, इसका 3, मैंने मोलैरिटी में लिख रहा हूं क्योंकि तो यहाँ मोल पर लीटर है, मोलैरिटी का टर्म लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद इसका कंसंट्रेशन घट के कितना आ जाता है, 2.75 मोलर आ जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कितना था और 30 मिनट के बाद कितना था। ठीक है, तो पहले हम N2O5 का हम रेट ऑफ डीकम्पोजिशन निकाल लेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल लेंगे और उसके रिलेशन से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए रेट ऑफ N2O5 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे माइनस डी N2O5 बाई dt। ठीक है, और यहां पे इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 2.75 और इनिशियल कंसंट्रेशन 3 है और टाइम जो इंटरवल है वो कितना है, 30 है। ये कितना हो गया, इसको जब माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 0.25, 0 तो अच्छे से मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, 0.25 डिवाइड बाई 30, इतना आएगा आपका मोलैरिटी पर मिनट के टर्म में आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको इसका रेट निकालना है, इसका रेट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इसके इसके टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 डी N2O5 बाई dt। ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट है तो ये इसमें प्लस आ जाएगा, प्लस 1/4 डी NO2 बाई dt, ये आपका रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हम यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल देंगे। तो यहां से देखिए प्लस b NO2 बाई dt क्या आ जाएगा, 4 आपका इधर आ जाएगा तो -4/2 ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और माइनस डी NO2 बाई dt का वैल्यू कितना आ चुका है, ये आपका आ चुका है यहाँ पे 0.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका जो वैल्यू होगा 0.25/30 और ये हो गया 0.5/30। ठीक है, जो इतना ये आ रहा है
यही आपका क्या है, आंसर है। और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, मोलर पर मिनट होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो अभी तक मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सब सिमिलर टाइप करा रहा हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशन वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप समझ लो कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है और रेट ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो रेट ऑफ फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये आपका रिलेशन है। तो आप क्या करोगे, जब इसका रेट निकालेंगे तो 4 को इधर शिफ्ट कर दोगे, 4/2 आएगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। और माइनस dN2O5/dt का जो वैल्यू है ये आपका यहाँ से आ चुका है 0.25/30। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 4/2 का 2 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगा वो 0.25/30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5/30 मोलर पर मिनट। क्लियर है। तो इस टाइप से ये सब क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इन द रिएक्शन XA इज इक्वल टू YB, ठीक है। ये जो क्या रिएक्शन दिया हुआ है, XA इज इक्वल टू YB दिया हुआ है, उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये लॉग के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं और इस रिएक्शन के लिए XA इज इक्वल टू YB, इसके लिए भी एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं रेट के टर्म में, अगर हम इसमें लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/x, क्योंकि ये a का कोएफिशिएंट है, a का कोएफिशिएंट है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे dA/dt, ठीक है। और ये जो y है ये प्रोडक्ट का है, तो ये प्रोडक्ट के केस में प्लस आएगा 1/y dB/dt, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। ये रिलेशन है आपका। अब इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि -dA/dt इज इक्वल टू x, इधर चला जाएगा तो x/y इंटू dB/dt, ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लॉग के टर्म में लिखेंगे, लॉग के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि लॉग dA/dt इज इक्वल टू, अब ये दोनों जो है ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, यहाँ पे हो गया x/y और यहाँ पे dB/dt है, तो x यहाँ पे हो गया a इंटू बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log x/y प्लस, ठीक है, log dB/dt, ये लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ठीक है। इसी को यूज करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, a इंटू बी इसको लिया है, log a प्लस log b लिख दिया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे तो इससे आपको क्या रिलेशन निकलेगा कि यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, ये जो आएगा 0.3010 ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि log x/y इज इक्वल टू 0.3010, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया है, कंपेयर करके
हमको क्या निकला, log x by y इज इक्वल टू 0.3010 और log 3010 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, log के केस में ये जो वैल्यू है वो log 2 का केस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से log हटा देंगे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x by y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो इससे क्या रिलेशन आएगा कि x इज इक्वल टू 2y, ये रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 2y। अब यहां पे देखिए x a और b कौन कौन है, तो यहां पे देखिए ये a है और ये b है, ठीक है। तो अब यहां पे ये रिलेशन, इस रिलेशन को यहां से कंपेयर कीजिए, तो आप यहां पे देखते हैं कि ये रिलेशन यहां पे वैलिड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C2H4 है, यहाँ पे C4H8 है, ठीक है, ये ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पे x हो गया C2H4 और y हो गया C4H8, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 2019 का अप्रैल का मेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, ये एक रिएक्शन दिया है और इसका एक रिलेशन लॉग के टर्म में दिया है। अब कहता है कि ये रिलेशन इन चारों में से किस ऑप्शन के लिए सुटेबल है, करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखा है। अब यहाँ पे जो a है इसका x जो है इधर मैंने किया, तो यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई डी बी बाई डी टी लिख दिया। अब इसको log के फॉर्म में लिखा, तो log डी ए बाई डी टी, दोनों तरफ log लगाया, ये a इंटू बी के फॉर्म में, तो log x बाई वाई प्लस log डी बी बाई डी टी हो गया। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर किया, तो log x बाई वाई इज इक्वल टू 0.3010 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये log 2 का वैल्यू है, तो दोनों तरफ log रिमूव कर दिया, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2y। ये रिलेशन किसके लिए करेक्ट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C2H2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट है, इसमें भी नहीं होगा। तो C आंसर जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The specific rate constant of a first order reaction depends on the concentration of reactant, concentration of product, time and temperature। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये है के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट आपका के होता है, ठीक है। ये कहता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो के कांस्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट के रिएक्टेंट के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये टाइम पे डिपेंड करता है, तो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा ये रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि ये यहाँ पे आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से है कि किस किस फैक्टर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है?